ओके, यस बेटे, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक वर्नलाइजेशन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इन फोटो पीरियोडिज्म व्हाट वी हैव स्टडीड कि देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज शो करते हैं जब उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिसीव होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि एवरी प्लांट रिक्वायर लाइट्स फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट जो है रिसीव करता है उसको हम उसकी क्रिटिकल ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हर एक प्लांट जो है वो जब लाइट रिसीव करता है या फिर लाइट के कांटेक्ट में उसको लाया जाता है, ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सेज शो करती है। तो उस बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि व्हेन द plants they are periodically exposed to light for a particular time interval, then what happen, flowering start inducing in these plants। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि उसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट लॉन्ग डे प्लांट्स थे, देन वी हैव द शॉर्ट डे प्लांट्स, देन वी हैव द डे न्यूट्रल प्लांट्स। ओके बेटा, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स। तो आपको बताया था कि एवरी प्लांट रिक्वायर a particular duration or a critical duration, so this much amount light must be required by the plant। पर अगर वो कहते हैं कि हम कुछ प्लांट्स जो हैं उनको कितनी क्रिटिकल ड्यूरेशन लाइट की चाहिए, उससे अगर हम थोड़ी सी लाइट उनको ज्यादा दे देते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द लॉन्ग डे प्लांट्स। क्लियर बेटे? बट देयर आर सर्टेन अदर टाइप ऑफ प्लांट्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट for a period which is less than their critical duration, then only flowering initiated in them। तो such type of plants are known as the short day plants। ठीक है, ये मैं करेक्ट कर लूंगी, यहाँ मैंने लॉन्ग डे लिखा बट इट इज द शॉर्ट डे प्लांट्स, बाय मिस्टेक ही लिख हो गया। ठीक है बेटे, थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ द डे न्यूट्रल प्लांट। तो कहते हैं कि देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स व्हिच हैव नो कोरिलेशन between their exposure to light duration and induction of flowering takes place in these plants at their own। तो ऐसे प्लांट्स जिनका की कोई रिलेशन नहीं है कि लाइट ड्यूरेशन उनको कितनी मिलती है, कितने समय के लिए उन्हें एक्सपोज किया जाता है लाइट के अंदर, पर फिर भी उनके अंदर फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज जो है वो शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग डे प्लांट्स का एग्जांपल देना है, देन द एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट इज शुगर केन। ठीक है, अगर हमने शॉर्ट डे प्लांट्स का एग्जांपल देना है तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही लाइट चाहते हैं। तो यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ कॉनिफर्स और फर्न्स। तो जनरली हम कॉनिफर्स एंड फर्न्स जो है उनको शेडी एरियाज में भी रखते हैं, तब भी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है बेटे, डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है उनके अंदर पल्सेस या लेग्यूम्स आ जाएंगे। तो पल्सेस और लेग्यूम्स जो है उसको हमेशा हम मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। तो मेन क्रॉप की प्रेजेंस में वो लेसर अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करते हैं, तब भी उनमें ग्रोथ अच्छी होती है। तो दीज आर द डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है बेटे, उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग इन प्लांट्स इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट पीरियड दे रिसीव। ठीक है, कितने समय के लिए उनको जो है डे लाइट मिलती है और कितने टाइम के लिए जो है वो डार्क पीरियड के अंदर एक्सपोज होती है, उनके बीच का जो रिलेटिव ड्यूरेशन है वो ये डिसाइड करता है कि प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो कैसे होती है। ठीक है, देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स जिनको की ज्यादा लाइट की जरूरत है एंड डार्क पीरियड उनके लिए कम होना चाहिए। ठीक है, देयर में भी सम अदर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जिनमें की कुछ इंटरमीडिएट स्टेज रहती है कि 6 आवर्स जो है उनको लाइट चाहिए तो 6 आवर ही उनको डार्क पीरियड भी चाहिए। ठीक है, तो उनको डे न्यूट्रल कैटेगरी में रखा है हमने। और कहते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि डार्क पीरियड में ज्यादा रहना पसंद करेंगे और लाइट उनको ठीक ठाक चाहिए, तो ऐसे प्लांट्स को हमने शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में रखा है। क्लियर बेटे? नेक्स्ट आपको बताया था कि व्हेनेवर अ प्लांट और इट्स शूट हैज टू बियर अ फ्लावर। ठीक है, जब भी किसी प्लांट की शूट पे फ्लावर आने हैं तो प्रायर टू फ्लावरिंग इन द शूट सर्टेन चेंजेस यू मे ऑब्जर्व इन द शूट। आपको शूट के अंदर कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होती हैं। तो व्हाट आर दीज चेंजेस? ठीक है, तो एक जनरल थिंग जो आपके माइंड में आती है कि व्हेनेवर अ शूट इज गोइंग टू बियर अ फ्लावर द टिप ऑफ द शूट इट समवट एज्यूम सर्टेन कलर्स। ठीक है, वैसे तो शूट का कलर ग्रीन होता है, पर जब पर्टिकुलर शूट जो है इसमें फ्लावर बियर करने हैं तो उसकी जो टिप होती है वहां पे पिंक कलर डेवलप होने लग जाता है या फिर कोई भी अच्छा सा कलर डेवलप होने लग जाता है। तो नॉट ओनली दिस हैपन, वो कहते हैं कि देयर इज अ स्पेसिफिक साइट ऑफ परसेप्शन प्रेजेंट इन द लीफ नॉट इन द रूट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूट जो है उसने फ्लावर्स बियर करने हैं तो फिर लाइट और डार्क ड्यूरेशन से रिलेटेड जो परसेप्शन है वो भी वही रिसीव करेगी, ऐसा नहीं होता। प्लांट के जो लीव्स होते हैं
वो ये तय करते हैं कि उन्होंने कितना लाइट पीरियड लेना है, कितने डार्क टाइम पीरियड में रहना है। उससे रिलेटेड जो भी परसेप्शन है दैट इज रिसीव्ड बाय द लीव्स एंड लेटर ऑन फ्रॉम द लीफ, ठीक है, सम हार्मोनल सब्सटेंस इट माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स टू द शूट एट दैट रीजन फ्रॉम वेयर द फ्लावरिंग हैज टू बी इंड्यूस्ड लेटर ऑन। ठीक है, तो कहते हैं कि एक हार्मोन जो है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हार्मोन जो है यहाँ पे फ्लोरिजन होता है, ठीक है, FLORIGEN, फ्लोरिजन। तो दिस इज द हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है वो माइग्रेट करता है लीफ से शूट एपेक्स की तरफ, और जैसे ही शूट एपेक्स जो है वो इस हार्मोन को रिसीव करती है तो फिर शूट जो है उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है। तो इसीलिए वो कहता है कि हर एक प्लांट जो है उसके शूट का पहले तो कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही उसके लीव्स जो है वो करेक्टरिस्टिक लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन जो है रिसीव करेंगे, तो उसके बाद जो है स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा लीफ के अंदर विच इज नोन एज फ्लोरिजन, एंड दैट फ्लोरिजन हार्मोन इट माइग्रेट्स from the shoot to the from the leaf to the apical region of the shoot from where the flowering it actually initiate. Clear beta? This is all about photoperiodism. Now we have started with vernalization. तो vernalization term जो है वो यूज की गई है कि there are some of the plants which are generally growing in the cold regions. So what happen in these plants, the flowering only initiates or the quantity of the flower or its quality is improved when these plants are exposed to low temperature. ठीक है, कल भी आपका एग्जांपल दिए थे कि जैसे एप्पल का फ्रूट है, तो एप्पल का जो फ्रूट है उसे हम पंजाब में जो है नहीं ऑब्टेन कर सकते बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ पंजाब इज नॉट सूटेड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो वी ऑब्टेन्ड एप्पल ट्रीज जनरली इन हिमाचल, हिमाचल में हमें ज्यादा से ज्यादा एप्पल के ट्रीज मिलते हैं, या जम्मू कश्मीर में हमें मिलेंगे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर फ्लावरिंग इन दीज प्लांट्स। ठीक है बेटे, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें ठंडे इलाकों से मिलते हैं एंड वी आर एंजॉयिंग दोस फ्रूट्स। तो व्हाट इज vernalization? Vernalization is a phenomenon in which when you expose the plants to a low temperature range, then the flowering it initiate in these plants. ठीक है, not only flowering initiates, if the flower initiate, their quantity as well as their quality also improve when they are exposed to low temperature. ठीक है, जितनी ज्यादा बर्फबारी होती है, जितना ज्यादा स्नोफॉल होगा वैलीज के अंदर, उतना ही ज्यादा वहां पे फ्लावर्स लगेंगे और उतने ही ज्यादा जो है उन फ्लावर्स से क्या डेवलप होंगे, फ्रूट डेवलप होंगे और फ्रूट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो whenever those people who are living in the hilly stations, they are very happy when there is heavy snowfall because so many problems that are associated with water as well as with the you can say yield of their crop it overcomes. ठीक है, तो जितने ज्यादा वहां पर जो है लो टेम्परेचर होता है, स्नोफॉल होती है, वहां पे जो लोग होते हैं उनके उतनी ज्यादा क्रॉप्स जो है उनकी ग्रोथ होती है बिकॉज उनकी जो प्लांट्स है वो अडेप्टेड है अकॉर्डिंग टू द लो टेम्परेचर रेंज। क्लियर बेटे? तो वर्नलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्नलाइजेशन रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर जो है फ्लावर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे अगर प्लांट जो है उसको लो टेम्परेचर मिलता है, तो इस फिनोमिना को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। अब वो कहता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वर्नलाइजेशन टू दीज प्लांट्स। तो व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि भाई जो ग्रोइंग सीजन होता है, ठीक है, तो प्लांट्स जो है उनके अंदर ये ग्रोइंग सीजन जो है, ग्रोथ पीरियड जो है उसको ये क्या करता है, इनहैंस कर देता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो पहले से जल्दी से जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है इसके अंदर बहुत स्लोली चलता है और ग्रोथ पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, और ग्रोथ पीरियड ज्यादा होने की वजह से प्लांट जो है उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है ताकि वो अपने अच्छे से ग्रोथ कर सके और मेच्योर स्टेज तक जो है पहुंच सके, बिकॉज प्लांट्स हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट्स मेच्योरिटी, फॉर इट्स ग्रोथ। So whatever fruits, whatever flowers we obtain from these plants, that is of good quality as well as its quantity also increases. Clear बेटे? तो some examples are given in the last paragraph of your book. तो उसमें उसने 2 varieties के बारे में बताया हुआ है। कहते हैं कि there are some of the crop plants जिनकी की हमारे पास स्प्रिंग वैरायटीज अवेलेबल होती है और कुछ क्रॉप प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी की हमारे पास विंटर वैरायटीज होती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 क्रॉप्स के बारे में बताया उसने। फर्स्ट इज wheat, then we have barley and then we have rye. So all of these wheat, barley and rye, they have 2 kind of varieties which we generally grow in our field. First type of variety is known as winter variety and another is known as spring variety.
ठीक है बेटे। तो स्प्रिंग वैरायटी जो है उसको उगाने का क्या मेथड है, तो कहते हैं कि जो स्प्रिंग वैरायटी है उसको जनरली हम उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है प्लांट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उनके ऊपर फ्लावर आते हैं, और फिर उन्हें काफी ज्यादा टाइम पीरियड मिलता है अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर प्लांट्स जो है उनके जो फ्लावर है उसे लेटर ऑन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, और जब ग्रोइंग सीजन जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाला होता है तब जो स्प्रिंग वैरायटीज हैं उनसे हमें जब ग्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो देयर अप्रोप्रिएट मेथड जब हमें उनमें सीड जर्मिनेशन करना है वो ये है कि हमने उनका सीड जो है वो स्प्रिंग सीजन में जर्मिनेट करना है, और थ्रू आउट द स्प्रिंग सीजन जो है उनकी फर्दर ग्रोथ होती रहेगी, देन उनमें फ्लावर्स आएंगे, देन उनमें ग्रेन्स डेवलप होंगे, एंड एट द एंड ऑफ दैट स्प्रिंग सीजन वी जनरली डू द हार्वेस्टिंग ऑफ दीस क्रॉप, इन दिस वे वी ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड। क्लियर बेटा। व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट द विंटर वेराइटीज, देखो नाम से पता लग रहा है कि अगर वो विंटर वेराइटीज हैं तो उनको विंटर सीजन में ग्रो करना जरूरी है, ठीक है, पर अगर आप एक्सीडेंटली उनको स्प्रिंग सीजन में जो है ग्रो कर देते हैं तो फिर ये विंटर वेराइटीज जो है वो अच्छे तरीके से जो है मैच्योर नहीं हो पाती है, उनमें फ्लावर्स का भी डेवलपमेंट नहीं होता और ना ही उनके अंदर मैच्योर सीड बनते हैं, ठीक है बेटे। तो इसीलिए वो कहता है कि इस तरह के प्लांट्स जो है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग देम इन द स्प्रिंग सीजन की जगह पे हमने उनको कौन से सीजन में ग्रो करना है, ऑटम सीजन में ग्रो करना है। तो अगर हम उन्हें ऑटम सीजन के अंदर लगाएंगे देन थ्रू आउट द विंटर्स, ठीक है, विंटर्स के दौरान जो है ये सीड अच्छे से जर्मिनेट कर जाते हैं, उनमें सीडलिंग्स निकलती हैं और स्प्रिंग सीजन तक जो है उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है। और उसके बाद बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि अगर हम जो है हमको प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद जब उनमें पूरी तरह से ग्रेन्स डेवलपमेंट हो जाता है देन वी हैव टू हार्वेस्ट दीज क्रॉप्स अराउंड द मिड समर। तो अगर हम ये वाला प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हैं तो हमें जो है हार्वेस्टिंग के बाद अच्छी यील्ड मिलती है। So it is very much necessary that if you are growing the winter varieties of these crops, then they should not be planted in the spring season. Instead of that, they should be planted in the autumn season so that they received a longer period for their growth as well as maturity. So for the winter, they generally grow, they do their proper growth. Okay, initially the seed germinate, then small seedlings are there, then the small seedlings they enter into their growth. ओके बेटे फिर से शुरू कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखो यस ओके चिल्ड्रन, आई एम ऑन पेज नंबर 250, ठीक है, पेज नंबर 252 पर हूं मैं। तो लास्ट पैराग्राफ चल रहा है वर्नलाइजेशन वाला, तो उसमें देखो लास्ट जो पैराग्राफ है वर्नलाइजेशन का उसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कहते हैं कि देयर आर सम ऑफ द वेजिटेबल्स एज वेल एज, ठीक है, सम ऑफ द फ्रूट्स, जो कैसे फ्रूट होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं जो बाइनियल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लाइफ साइकिल जो है वो कितने इयर्स का होता है, ठीक बेटे। तो 2 इयर्स के बाद जो है इन प्लांट्स के अंदर जो है क्या होता है, सीड्स का डेवलपमेंट होता है, और सीड का डेवलपमेंट होने के बाद प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाती है। पर वो कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि भाई बाइनियल प्लांट्स जो है उनके सीड जो है उनको रिसीव करने के लिए या उनके फ्रूट्स रिसीव करने के लिए हमें सेकेंड ईयर का वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर हम उनको वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर जो है देते हैं तो उसकी वजह से जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो है वो नॉर्मल तरीके से होती है जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट के अंदर होती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्लांट जो है वो 1 ईयर के अंदर फ्लावर देता है और उसके बाद जो है इसमें सीड्स डेवलप होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा क्योंकि प्लांट जो है वो बाइनल प्लांट है तो ऐसा नहीं होगा कि हमें सेकंड सीजन की वेट करनी पड़ेगी बाइनल प्लांट के अंदर सीड्स ऑब्टेन करने के लिए, दूसरे साल की वेट करनी पड़ेगी। एक ही साल में हम नंबर ऑफ टाइम इन प्लांट्स के अंदर क्या करवा सकते हैं, फ्लावरिंग करवा सकते हैं, और फ्लावरिंग होने के बाद जब सीड भी डेवलप हो जाते हैं तब भी प्लांट की डेथ नहीं होगी और नेक्स्ट टाइम फिर से प्लांट जो है अगेन एंड अगेन आपको सीड्स जो है वो दे सकेगा। तो इसलिए वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो हम यूज करते हैं शुगर बीट जो है उसको जो है ग्रो करवाने के लिए, ठीक है, कैबेजेस जो है बंद गोभी जैसे हम कहते हैं उसके लिए, कैरेट्स के लिए। तो ये सारे प्लांट जो है वो बाइनल प्लांट होते हैं। तो अगर आप इन बाइनल प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें अगेन एंड अगेन स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये प्लांट क्या शो कर सकते हैं, फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज शो कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होना था कि प्लांट जो है उसका लाइफ साइकिल 2 इयर्स का है ना, तो इसलिए प्लांट ने सिर्फ दूसरे साल में एक बार फ्लावरिंग शो करनी थी और सीड देने के बाद उसकी डेथ हो जानी थी।
और यहाँ पर वो कहता है कि उसका जो 2 इयर्स का उसका लाइफ टाइम है, उसमें आप नंबर ऑफ टाइम उसमें फ्लावरिंग करवा सकते हैं अगर आप उसे लो टेम्परेचर रेंज देते हैं, और अगेन एंड अगेन जो है आप उससे जो है यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज जो है उनको इनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है। किसके अंदर? शुगर बीट, चुकंदर बोलते हैं इसको, ठीक है, कैबेजेस, बंद गोभी बोलते हैं, कैरेट को पता है, गाजर, तो इन सभी के अंदर जो है बार बार जो है सब्सिक्वेंट टाइम्स जो है आप फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज शो कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो उसके बाद लास्ट टॉपिक पे आ गए हम इस चैप्टर के। इट इज नॉट गिवन इन द ओल्ड बुक, पुरानी बुक में ये चैप्टर गिवन नहीं है, पर न्यू बुक में दिस इज द टॉपिक एंड दैट इज सीड डॉर्मेंसी। तो देखो बेटे, सीड डॉर्मेंसी वर्ड का मतलब क्या है कि when the fertilization takes place in the plant, so you know that the final product which we obtained after the fertilization, so that is seed। ठीक है, तो आपको मालूम है कि भाई जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है, और जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है बेटे, और ये एम्ब्रियो किसके अंदर इनक्लोज्ड होता है? तो दिस एम्ब्रियो इज इनक्लोज्ड इनसाइड द सीड। तो व्हाट विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एक्चुअली सीड? तो आपको पता होना चाहिए, यू हैव स्टडीड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो उसका ओव्यूल होता है वो हमेशा सीड बन जाता है, और उसकी जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है। ठीक है बेटे, एंड व्हेन यू ओपन द सीड, तो सीड के अंदर आपको एक मिनिएचर प्लांट नजर आता है एंड दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो। तो हमेशा याद रखिए कि सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और सीड खुद किसके अंदर प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। क्लियर बेटे? तो नाउ व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? तो सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब है कि कई बार व्हाट यू ऑब्जर्व कि कई बार आप कुछ सीड्स जो हैं, ठीक है, उनको आप ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं फील्ड में, या फिर यू आर सोइंग दोज सीड्स इन योर गार्डन, बट व्हाट यू सी दैट these seeds are not able to germinate। ठीक है, ये सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, जबकि एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होती है। ठीक है, तो there may be some of the endogenous factors that are preventing these seeds from germination। तो ये माना जाता है कि कुछ endogenous factors हैं जिनकी वजह से, कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से these seeds are not germinating, though the conditions that are present in their habitat they are actually the favorable conditions। ठीक है, तो what are these intrinsic factors, or you can say what are these endogenous factors that are preventing the seed from germination? उसके कुछ उसने रीजन बताए हैं कि sometimes the seeds are impermeable। कई बार सीड की जो वॉल होती है वो इम्परमीवेबल होती है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर और ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती। सीड का जो सीड कोट होता है वो काफी हार्ड एंड टफ होते हैं, so this hard and tough seed coat, it do not allow the entry of water as well as you can see oxygen। So that's why due to impermeable or hard seed coat, the seeds they do not receive oxygen and water, that's why they are not doing any kind of germination। Another thing is presence of inhibitors। ठीक है, there may be certain specific type of natural inhibitors present in the seed, जैसे कि एब्सिसिक एसिड है। तो आपको पता है कि एब्सिसिक एसिड इज अ काइंड ऑफ ए प्लांट हार्मोन व्हिच प्रिवेंट द सीड एंड बड फ्रॉम जर्मिनेशन, एंड ये सीड और बड को डॉर्मेंसी पीरियड में भेज देता है। अगर किसी सीड के अंदर जो है इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड है, या फिर फिनोलिक एसिड्स है, या फिर पैरा एस्कॉर्बिक एसिड्स है, ठीक है बेटे, या फिर इमैच्योर है उसके एम्ब्रियोज, तो इन सभी कंडीशंस में भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है इनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोला गया है कि सीड की जो सेल वॉल है वो इम्परमीएबल हो सकती है, हार्ड सीड कोट प्रेजेंट है, इनहिबिटर्स प्रेजेंट है जैसे कि एबीए, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, या फिर सीड के अंदर प्रेजेंट जो एम्ब्रियोज हैं वो इमैच्योर एम्ब्रियो हैं। So because of all these endogenous factors, the seeds are not germinating. So this is the reason behind seed dormancy. Now how can you overcome this dormancy? ठीक है, आप सीड जो है उसको उसके रेस्टिंग पीरियड से या डॉर्मेंसी से कैसे बाहर निकाल सकती हैं? तो उसके बारे में बेटे उसने ये बोला हुआ है कि सीड डॉर्मेंसी जो है उसको रिमूव करने के हमारे पास दो तरह के मेथड है। सम ऑफ द मेथड्स आर द नेचुरल मेथड्स एंड सम मेथड्स आर द मैन मेड मेथड्स। ठीक है, दोनों तरीकों से आप सीड डॉर्मेंसी जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ मेथड
कि अगर किसी सीड्स के अंदर सीड कोट जो है वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है एंड इट डू नॉट अलाउ द सीड टू जर्मिनेशन एंड इट इज अ वेरी हार्ड टाइप ऑफ सीड कोट, तो आप क्या करते हैं, कोई नाइफ ले लेते हैं और नाइफ से उसका जो सीड कोट है उसको थोड़ा सा कट करने की कोशिश करते हैं जिससे उसमें वाटर एंड ऑक्सीजन जा सके एंड दैट सीड कैन इजीली जर्मिनेट। व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड, यू टेक अ सैंड पेपर, ठीक है, एक सैंड पेपर जो है उससे अगर आप सीड्स जो हमको रब करते हैं तो उसकी वजह से भी उसका हार्ड सीड कोट जो है, जो बैरियर है यहाँ पर, वो जो है रिमूव हो जाता है एंड सीड जर्मिनेट करने लगेंगे। एंड अदर थिंग इज कि वाइगोरियस शेकिंग करनी है हमने, ठीक है, पानी बकेट में डाल दिया, उसमें सीड्स डिप किया एंड उसको जोर जोर से आप हिला रहे हैं तो उससे भी वो कहता है कि सीड कोट जो है उसकी थोड़ी सी जो हार्डनेस है वो कम होगी एंड वो रिसीव करने लग जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है बेटे। पर कहते हैं कि हाउ द सीड डॉर्मेंसी इज ओवरकम अंडर नेचुरल कंडीशंस, तो नेचुरल कंडीशंस में ये सीड डॉर्मेंसी कैसे ओवरकम होती है, तो देयर आर सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, which may be bacteria, which may be fungi, so all of these microorganisms they are playing an important role in the breakdown of the hard seed coat of the seed, ठीक है। या कई बार कहते हैं कि ये सीड्स जो हैं इनको क्या करते हैं, एनिमल्स जो हैं वो इन सीड्स को कंज्यूम कर लेते हैं एंड these seeds they enter into the, you can say, digestive tracts of the animals, and when they passes through the digestive tracts of the animals along with their you can say food, तो वहां पे certain enzymes present होते हैं and these enzymes they do the breakdown of the seed coat of the seed and when these seeds they come out through the fecal matter of the animal then they start germinating, क्लियर बेटे। अनदर थिंग इज कि इनहिबिटरी सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है सीड के अंदर, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, पैरास्कॉर्बिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, तो ये सारे जो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है सीड में उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हियर यू कैन सब्जेक्ट योर सीड्स टू अ चिलिंग कंडीशंस, ठीक है, बहुत ही ठंडे कंडीशंस के अंदर आप अपने सीड्स को अगर रखते हैं या फिर वो कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन्स अप्लाई करते हैं विच आर द एंटागोनिस्टिक टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स लाइक जिबरलिक एसिड्स या फिर नाइट्रेट्स का ट्रीटमेंट अगर हम उन्हें देते हैं तो हार्ड सीड कोट जो है वो डैमेज हो जाता है एंड द प्लांट दे रिसीव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज मॉइस्चर, so in this way the seeds can easily germinate, clear beta। another thing is कि if there is a change in the environmental conditions, जो टेम्परेचर प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है या फिर कोई भी और ऐसे जो है मेथड्स हैं जिससे कि सीड डॉर्मेंसी जो है इसको ओवरकम किया जा सकता है, तो दिस वी कैन यूज, ठीक है। तो यू नो दैट कि सीड जर्मिनेशन इट टेक्स प्लेस एट एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ लाइट आल्सो एज वेल एज टेम्परेचर, तो अगर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और लाइट मिलेगी सीड को तो सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो दीज आर ऑल द मेथड्स। नाउ दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, अब ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। आई विल सेंड यू दिस प्रेजेंटेशन ताकि आप आसानी से जो है इसको कर सके, ठीक है बेटा। इस चैप्टर की रिवीजन के लिए हमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रेजेंटेशन को ही मैंने नोट्स के फॉर्म में लिख दिया हुआ है, तो यू पीपल कैन इजिली गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन एंड डू द रिवीजन अकॉर्डिंगली, clear। So this chapter is complete now and I will proceed with the next chapter in my next period, but before this I want to discuss the NCERT question that is given in the back, ठीक है। तो all the student must remember कि last time when I have put the question paper for PT3 examination, so if you observe most of the questions I generally taken from the NCERT book only so that the students can score good marks, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए कि 11th क्लास में मैं ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन कंसीडर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही मुझे इजीली जो है मेरे जो भी मैंने क्वेश्चन बनाने हैं चैप्टर में से वो मेरे फुलफिल हो रहे हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की, तो इसीलिए सब बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक के अंदर करेंगे, ठीक है। देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर हॉलीडेज होमवर्क आल्सो and they have also not write anything on their notebook or not done the submission of their notebook, so these students they must take care, they should make their copy, clear madam। so I am on page number 253 and I am discussing here the NCERT question। I have already told you that you have to do the chapter according to the revised syllabus from the plant growth regulators only, ठीक है। though I have completed the full chapter because some of the students have later have to sit for the pre-medical test, तो मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया, ठीक बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको डेफिनेशंस पूछी गई हैं, तो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद ऑल द डेफिनेशंस। फर्स्ट टर्म आपसे पूछी गई है व्हाट इज ग्रोथ,
ठीक है, व्हाट इज ग्रोथ? तो यू कैन से दैट कि किसी भी इंडिविजुअल जो है उसकी ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर इन द बुक वेरी इजीली. तो सी आई एम ऑन पेज नंबर 240 and here it is written that growth is a fundamental and conspicuous characteristic of a living organism, and you can define growth as irreversible permanent increase in the size of an organ or its parts or even of an individual cell. ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ग्रोथ को हमने डिफाइन करना है तो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल और परमानेंट टाइप से होने वाला इंक्रीज होता है किसी भी प्लांट जो है उसके ऑर्गन के साइज में या फिर उसके पार्ट्स के साइज में, या फिर जो है वो कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल सेल जो है उसका साइज जो है अगर परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है तो यू कैन कंसीडर इट एज ग्रोथ. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड डेफिनेशन देखो, दैट इज डिफरेंशिएशन. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि when a cell it enters into its meristematic phase and when it completes its meristematic phase, so after its meristematic phase, ठीक है, the plant they lose the capacity to divide. plant जो है वो divide होने की जो capacity है उसको temporary loss कर देता है and it enter into its differentiated phase. And what is the characteristic of differentiated cell? That a differentiated cell is no more involved in doing meristematic activities, but these cells get to know that what are their specific functions. So at the differentiation stage, the cell is performing their specific function. अगर हमने इसका एग्जांपल देना है तो यू कैन गिव द एग्जांपल कि भाई रूट के जो सेल्स हैं जब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाएंगे तो फिर रूट के सेल्स जो हैं वो क्या करने लगेंगे? वाटर एंड मिनरल्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन करने लगेंगे. ये उनका जो है डिफरेंशिएशन के पास स्पेसिफिक फंक्शन होगा. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड डेफिनेशन है डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सेल जो कि डिफरेंशिएटेड फेज के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है, अब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग गया है, पर अब वो कहता है कि अगेन देयर इज अ डिमांड इन द प्लांट बॉडी that this cell which is earlier become the differentiated cell but now also have to show the meristematic activities. तो जब कोई डिफरेंशिएटेड सेल फिर से अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है तो इस तरह के फेज को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है बेटे? तो उसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था, प्रेजेंटेशन में एग्जांपल सारे दिए हुए हैं, आप वहां से इसको कोड कर लेंगे एग्जांपल को. ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिफरेंशिएशन. देखो रीडिफरेंशिएशन भी बड़े आराम से पता लग रहा है कि ऐसा सेल जो कि किस में चला गया था? डी डिफरेंशिएशन फेज में चला गया था, मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गया था और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज उसने कर ली हैं. अब वो कहता है कि उसकी जो भी डिमांड थी प्लांट की उसने फुलफिल कर लिया. नाउ इट अगेन एंटर्स इनटू द फेज व्हिच इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन, मतलब फिर से वो डिफरेंशिएटेड सेल बन गया. ठीक है बेटे? फिर आपको बोला है उसने डिटर्मिनेट ग्रोथ. ठीक है, तो ये डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला जो कंसेप्ट है उसने यहाँ से लिया है पेज नंबर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का. पेज नंबर 240 में आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो हमेशा इनडिटर्मिनेट होती है. लाइक द ह्यूमन बीइंग्स और द अदर इंडिविजुअल्स, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होती. प्लांट जो है उसकी ग्रोथ जो है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम जो है चलती रहती है. ठीक है, those cells which are meristematic cells, if they become differentiated also, and if there is a demand in the plant body, then these differentiated cells they again become the meristematic one. So the growth is also indeterminate. So there are some specific reasons present in the plant such as the root apex or the shoot apex where the meristematic cells are present. तो वहीं से जो कहते हैं कि रूट एंड शूट जो है उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है, और कहते हैं कि उनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं आगे फर्दर उन्हीं से फिर आगे के सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, इसमें से हमारा आंसर निकल आएगा. प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, व्हाट आर मेरिस्टेम्स. तो वन लाइन में अगर हमने डिफाइन करना है तो मेरिस्टेम्स आर द रिपीटली dividing meristematic cells, those cells which have the capacity to divide again and again, they are known as meristems. They are present at the apex of roots and shoots in plant. Clear बेटा? Next is growth rate. ठीक है, ग्रोथ रेट वाला जो क्वेश्चन है इसने कहाँ से लिया है? तो आई एम ऑन पेज नंबर 242 सेक्शन 15.1.4 प्लांट ग्रोथ जहाँ लिखा है उसमें फर्स्ट डेफिनेशन आपको नजर आ रही है. द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट. ठीक है,
तो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग ग्रोथ में होने वाला जो इंक्रीज है दैट इज नोन एज द ग्रोथ रेट, इसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ग्रोथ रेट जो है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। आपको बताया था कि वी कैन एक्सप्रेस द ग्रोथ रेट बाय टू वेज मैथमेटिकली। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ इज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड अदर इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को पता है कि अरिथमेटिक ग्रोथ इज अ स्लो टाइप ऑफ ग्रोथ and here again the two daughter cells are formed from the parent cell, but only one daughter cell doing meristematic activities and other daughter cell become differentiated, इसलिए ये ग्रोथ फ्लो होती है। ठीक है, इक्वेशन आपको मिल रही है पेज नंबर 243 पे, वो आपने लिख देनी है LT is equal to L0 plus RT। फिर आपने ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को भी डिफाइन करना है कि भाई ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इज अ टाइप ऑफ ए ग्रोथ इन विच द पेरेंट्स हैव अंडरगोन माइटोटिक सेल डिवीजन and form two daughter cells. So out of these two daughter cells, both the daughter cells they are showing meristematic activities. None of the daughter cell differentiated earlier. So that's why this type of growth is a exponential type of growth. And here we obtain a curve which is a sigmoid curve. और इसकी भी इक्वेशन आप लिख देंगे W1 is equal to W0 e raised to power RT। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, why is not any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant। कहते हैं कि ग्रोथ को आपने अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप कोई सिंगल पैरामीटर जो है उसको क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज देखिए ग्रोथ जो है वो अलग अलग प्लांट स्पीशीज में हम अलग अलग तरीके से जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसने कहाँ से बनाया है, सी दिस क्वेश्चन जहां पे हमें पेज नंबर 241 के ऊपर लिखा हुआ है ग्रोथ इज मेजरेबल, वहां पे हम इसका आंसर दे सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द ग्रोथ, ठीक है, बाय यूजिंग अ सिंगल पैरामीटर, बिकॉज द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स दे एक्सप्रेस देयर ग्रोथ इन डिफरेंट वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि किसी भी सेल जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के लिए, that parameter is the amount of the protoplasm or cytoplasm present in the cell। ठीक है, तो अगर किसी सेल का साइज बढ़ा हुआ है इसका मतलब उसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो गया है। और अगर वो कहते हैं कि हमने रूट या शूट की ग्रोथ बतानी है, तो इंस्टेड रूट और शूट की ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेंथ ऑफ द रूट जो है, लेंथ ऑफ द शूट जो है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिमिलर मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर considering the growth of the pollen tube। So you know that when the pollen grains they germinate on stigma, they produce a tube which is known as pollen tube। The growth of the pollen tube is always expressed in the dimensions of length only। ठीक है बेटे, अगर हमने कहता है कि किसी फ्रूट की ग्रोथ बतानी है, जैसे हमारे पास वाटरमेलन है, हम उसकी ग्रोथ बताना चाहते हैं, तो ऑन द बेसिस, तो यहाँ पे जो पैरामीटर हम यूज करेंगे वो यहाँ पे वेट होगा। ठीक है, वाटरमेलन का वेट कितना है वो हमें बता रहा है उसकी ग्रोथ के बारे में। क्लियर बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स बाय व्हिच यू कैन इजीली डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। So we cannot use a single parameter because every plant species it grows in a different way। क्लियर बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें आता ही है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ब्रीफली। अभी मैंने समझाया था आपको अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। हमेशा याद रखो अरिथमेटिक ग्रोथ में दोनों डॉटर सेल्स में से एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, एक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करता है, तो ग्रोथ फ्लो होती है। ठीक है, इक्वेशन लिख देंगे साथ में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड and both the daughter cells they are doing the meristematic activities, so it is exponential type of growth, very fast type of growth। तीन फेसेस होते हैं इसमें। ठीक है, एस शेप कर्व में सबसे पहला फेस जो है लैग फेस होता है, देन उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फेस नजर आता है, देन आपको स्टेशनरी फेस नजर आता है। तो यू हैव टू ड्रॉ दैट ग्राफ आल्सो। देन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के बारे में भी वही है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर जो कर्व है उसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कहते हैं। और उसके तीनों फेसेस अभी मैंने आपको बताए, तो तीनों आपने एक्सप्लेन करने हैं, लैगिंग फेस, देन एक्सपोनेंशियल फेस एंड देन स्टेशनरी फेस। ठीक है बेटा, स्टेशनरी फेस सिग्मॉइड कर्व में इसलिए आता है क्योंकि प्लांट जब अपनी ग्रोथ करता है ना, तो अगर उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिलते, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में उसकी ग्रोथ जो है वो स्टेशनरी हो जाती है, तो इसीलिए हमें स्टेशनरी फेस नजर आता है सिग्मॉइड कर्व में। देन कहता है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या डिफरेंस है। अगर आप किसी प्लांट पार्ट जो है उसकी प्रीवियस ग्रोथ जो है उसको उसकी फाइनल ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है बेटे, पर जब वो कहता है कि किसी भी प्लांट पार्ट जो है उसकी इनिशियल ग्रोथ में उसकी फाइनल ग्रोथ को भी हम ऐड कर देते हैं, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है। ध्यान से सुनेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में हम इनिशियल एंड फाइनल दोनों को ऐड करके टोटल ग्रोथ बताएंगे,
एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम देखेंगे कि इनिशियली प्लांट जो है उसने कितना ग्रो किया था और उसके बाद अब जो है प्लांट जो है उसने कितनी ग्रोथ किया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में बताएगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, ऐसे ही आ जाएगा पेपर में। ठीक है, कहता है कि 5 जो है नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम बताने हैं आपने। तो दीज आर ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन्स, देन वी हैव इथिलीन एंड एस्कॉर्बिक, देन एसिटिक एसिड। क्लियर? और आपने किसी भी एक प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी के बारे में बताना है, किसी की भी डिस्कवरी बता दें आप। ऑक्सीजन की बता रहे हो तो चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन वाला बता देना है आपने, बेंट के बारे में। ठीक है, किसी और की भी ले सकते हैं अगर आप बता रहे हो इसकी जिबरलिन्स की, तो फुलिश सीडलिंग डिजीज, बैकने डिजीज जो जापानीज फार्मर को साबा ने बताई थी वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो प्रेजेंटेशन में मैंने सारी पॉइंट वाइज एप्लीकेशन लिख दी हुई है, वहां से आप इसका आंसर जो है उसको बोरो कर लेंगे, एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फोटोपरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन? तो हर एक प्लांट जो है उसको एक करेक्टरिस्टिक लाइट एंड डार्क पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। तो दिस रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इज नोन एज फोटोपरियोडिज्म. And what is vernalization? So when the plant they are exposed to a low temperature range, then generally it induces flowering in plants in colder regions. So this is known as vernalization. और इसका एग्जाम्पल और उसका सिग्निफिकेंस आप बता देंगे कि रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट होता है ना वो रुक जाता है, और इसलिए प्लांट को ज्यादा टाइम मिलता है अपनी मेच्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, तो फिर यील्ड भी हमें ज्यादा मिलती है। ये वर्नलाइजेशन जो है उसका फायदा है। और फोटोपरियोडिज्म का भी यही है कि जब फ्लावरिंग होगी, मैक्सिमम फ्लावरिंग होगी स्पेसिफिक फोटो पीरियड पे, उतने फ्रूट डेवलप होंगे, उतनी यील्ड हमें मिलेगी। क्लियर बेटे? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा टाइम होने वाला है, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक आप करें। इसके बाद हम किडनी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला। ठीक बेटे? उसके बाद फिर मैं बॉटनी का चैप्टर ले लूंगी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ तक आपने पढ़ लेना है, क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने, फिर कॉपी में लिखनी है। सभी बच्चे लिखेंगे याद से। ठीक है, लिखने से हमें चीजें लर्न होती हैं, तो कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं करेगा, कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे आंसर, क्योंकि हमें सारा चैप्टर आता है। ओके बेटा? और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो दैट कैन सेंड दैट डाउट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर।